अकबर, बीरबल और गायब होती फसल का रहस्य। एक सुबह बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े होकर दरबार की ओर जा रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ बेचैनी झलक रही थी। पिछली रात को उन्हें कई संदेश मिले थे। राज्य के अलग अलग गांवों से किसान शिकायत कर रहे थे कि उनकी पकी हुई फसलें अचानक गायब हो रही हैं। ना कोई चोर दिखा, ना जानवरों के निशान। खेतों में बस खाली मिट्टी और हवा में एक अजीब सी गंध रह जाती थी। अकबर ने तुरंत अगले दिन का दरबार बुलाया और कहा, यह कोई मामूली बात नहीं। अगर फसलें यूं ही गायब होती रहीं तो लोगों का विश्वास और पेट दोनों खाली रह जाएंगे। बीरबल, जो हमेशा दरबार में अकबर के बगल में बैठते थे, मुस्कुराकर बोले, जहां कुछ अजीब होता है वहां कोई चाल भी होती है। जहां चाल होती है वहां सच्चाई भी छिपी होती है। बस उसे देखने की आंख चाहिए, जहां बाकी सब डरते हैं। अकबर ने कहा, तो ठीक है बीरबल, ये काम तुम्हारे हवाले। जाओ, पता लगाओ कि फसलें आखिर गायब कैसे हो रही हैं। बीरबल अगले ही दिन दरबार से निकल पड़े। उनके साथ 2 सिपाही और उनका विश्वस्त सेवक रामू था। वे सबसे पहले पहुंचे चंदनपुर गांव, जहां पहली बार फसल गायब होने की शिकायत आई थी। गांव में पहुंचते ही हवा में एक सड़ी घास जैसी गंध थी। खेतों के किनारे किसान उदास बैठे थे। एक बूढ़ा किसान बोला, हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा। रात में खेत लहला रहे थे। सुबह उठे तो सब गायब। न बाल बचे, न बीज। बीरबल ने खेत की मिट्टी उठाकर सूंघी। मिट्टी में नमी थी, लेकिन ऊपर का हिस्सा पूरी तरह सूखा था, जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो, पर राख का कोई निशान नहीं था। रामू ने कहा, साहब, कहीं ये कोई जादू तो नहीं? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। रामू, जादू नहीं, चाल है। और चाल जितनी बड़ी होती है, उतना ही छोटा उसका राज। बीरबल ने उस रात खेत में ही पहरा देने का निश्चय किया। रात गहरी थी। आसमान में आधा चांद था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिपाही बारी बारी से गश्त कर रहे थे। आधी रात बीती ही थी कि अचानक हवा तेज हुई। खेत की मिट्टी से एक नीली सी चमक उठी। रामू डरकर बोला, हुजूर, ये तो कोई भूतिया रोशनी है। बीरबल ने कहा, शांत रहो, ध्यान से देखो। वो चमक कुछ देर तक टिमटिमाती रही और फिर अचानक मिट्टी का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ नीचे खींच रहा हो। कुछ क्षणों में फसलें गायब और जमीन समतल। बीरबल ने तेजी से मशाल जलाई और देखा। मिट्टी के नीचे कुछ गोल छेद बने हुए थे, जो किसी बिल की तरह अंदर जा रहे थे। वे झुककर बोले, रामू, ये जादू नहीं, मशीन या सुरंग का खेल है। अगली सुबह बीरबल ने गांव वालों को खेतों से दूर रहने को कहा और खुद 2 सिपाहियों के साथ उन छेदों में उतर गए। छेद नीचे जाकर एक संकरी सुरंग में बदल गया। सुरंग की दीवारों पर लकड़ी और लोहे की चादरें लगी थी। साफ था कि ये किसी ने जानबूझकर बनाई है। करीब आधे कोस चलने के बाद वे एक छोटे से कक्ष में पहुंचे, जहां कई बोरे भरे पड़े थे, गेहूं, धान, जौ और मक्का के। रामू बोला, तो ये रही वो गायब हुई फसलें। बीरबल ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा सुरंग कौन बना सकता है और किसके लिए? जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसी ने कहा, आज रात तीसरी खेप राजधानी भेजनी है, वरना मालिक नाराज हो जाएगा। बीरबल ने इशारे से सबको चुप कराया। दीवार में एक झिरी से झांकने पर उन्होंने देखा, कुछ लोग फसलें गाड़ियों में भर रहे थे। उनके कपड़े साधारण किसान जैसे थे, लेकिन उनकी चाल और बोली में शहर की झलक थी। बीरबल ने गांव लौटकर चुपचाप गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया ने डरते हुए कहा, हुजूर, कुछ महीने पहले एक व्यापारी नाम का व्यक्ति नसीरुद्दीन यहां आया था। उसने कहा कि वो किसानों की मदद करेगा। उसने यहां कुएं, नहर और नए औजार दिए, पर उसी के बाद से फसलें गायब होने लगी।
बीरबल की आंखें चमकी, यानी वही असली सूत्रधार है। अगले दिन वे नसीरुद्दीन के ठिकाने पहुंचे। एक बड़ा मकान, जिसके पीछे कई बैलगाड़ियां खड़ी थी और कुछ नौकर चौकसी कर रहे थे। बीरबल ने खुद को एक सामान्य व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। मैं दिल्ली से आया हूं, फसलें खरीदना चाहता हूं। नसीरुद्दीन मुस्कराया, आप सही जगह आए हैं। हमारे पास भरपूर माल है, पर हमें गुप्तता चाहिए। बीरबल बोला, गुप्तता यानी कोई बड़ा सौदा? नसीरुद्दीन ने बस मुस्कराकर कहा, बड़ा काम कभी शोर नहीं करता। बीरबल ने उसी रात एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में संदेश भिजवाया कि अगले 3 दिनों में वह चोरों को रंगे हाथ पकड़ेंगे, लेकिन किसी को खबर न लगे। तीसरी रात उन्होंने वही खेत चुना जहां फसलें ताजा थी। सिपाहियों को चारों ओर छिपा दिया गया। आधी रात को फिर वही नीली चमक दिखाई दी और मिट्टी नीचे धंसने लगी। जैसे ही मिट्टी हिली, बीरबल ने आवाज लगाई, अब। सिपाही कूद पड़े। कुछ ही मिनटों में 5 आदमी पकड़ लिए गए, जिनके पास लोहे के फावड़े, रस्सियां और नक्शे थे। बीरबल ने कहा, अब बोलो, तुम्हारा मालिक कौन है? एक आदमी बोला, हम बस काम करते हैं। असली मालिक तो नसीरुद्दीन है। वो फसलें महल भेजवाता है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, महल? कौन सा महल? हुजूर, वही जो नदी के पार है, जहां पर हर हफ्ते रात में बड़े दिए जलते हैं। अगले दिन बीरबल उस दिशा में पहुंचे। नदी के उस पार सचमुच एक पुराना किला था, जो देखने में सुनसान लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, अंदर से रोशनी झलकने लगी और बैलगाड़ियों की आवाजें आने लगी। बीरबल ने छुप कर देखा, वही फसलें वहां उतारी जा रही थी। अंदर कुछ लोग सोने चांदी के बक्सों में अनाज भरकर कहीं भेज रहे थे। रामू हैरान हुआ, हुजूर, अनाज सोने के बक्सों में क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि ये अनाज नहीं, राज्य का खजाना बन चुका है, और जो इसे चुरा रहा है वो सिर्फ चोर नहीं, सत्ता से खेल रहा है। जब बीरबल ने सारी बातें दरबार में रखी, तो अकबर का चेहरा कठोर हो गया। नसीरुद्दीन को तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। दरबार के एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, नसीरुद्दीन तो आपका ही व्यापारिक प्रतिनिधि है। उसे आप ही ने पिछले महीने नियुक्त किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अकबर की ओर देखने लगे, और अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई आदेश दिया हो। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर ये किसी ने आपके नाम से फरमान जारी किया है, यानी मामला केवल चोरी का नहीं, षड्यंत्र का है। बीरबल ने पुराने आदेशों की जांच शुरू की। दरबार के लेखा विभाग में एक ऐसा फरमान मिला जिस पर अकबर की मुहर थी, पर हस्ताक्षर नकली थे। मुहर असली थी, यानी किसी ने राजमुहर तक की चोरी की थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राजमुहर कुछ महीने पहले दरबार के ही एक अधिकारी काजी अब्दुल रहमान के पास थी, और वही कुछ समय से दरबार में नहीं दिख रहा था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, असली दिमाग वही है, नसीरुद्दीन तो बस मोहरा था। अब्दुल रहमान के ठिकाने पर छापा पड़ा। वहां से मिले नक्शों और कागजों से पता चला कि उसने राजधानी के नीचे भी कुछ सुरंगें बनाई हैं, और अगला निशाना राजकोष का अनाज भंडार था। बीरबल ने सेना तैनात कर दी। रात को जैसे ही सुरंग खुली, कुछ लोग अंदर आए, लेकिन वहां पहले से सिपाही मौजूद थे। भीषण लड़ाई हुई। कई लोग पकड़े गए, लेकिन अब्दुल रहमान भाग निकला। बीरबल ने नदी किनारे उसकी गाड़ी का पीछा किया, पर वहां पहुंचकर देखा कि गाड़ी खाली थी, बस एक पत्र रखा था। बीरबल, तुमने मुझे पहचाना, पर रोका नहीं। खेल अभी बाकी है। अकबर ने बीरबल की सराहना की, पर उनके मन में भी सवाल रह गया। अगर रहमान इतना चतुर था, तो क्या वो फिर लौटेगा? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां फसल उगती है, वहां चोरी भी उगती है। लेकिन जब तक सच्चाई की मिट्टी सूखती नहीं, रहस्य हमेशा अंकुरित होते रहते हैं। राज्य में व्यवस्था बहाल हुई, किसान खुश हुए। पर उस रात जब बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे,
उन्हें खिड़की से वही नीली चमक एक दूर के खेत में दिखी। राजमहल में गहरी रात थी, सब कुछ शांत था, मगर बीरबल के मन में सवालों का तूफान था। अब्दुल रहमान भाग निकला था, पीछे बस एक पत्र छोड़ गया था। बीरबल, तुमने मुझे पहचाना पर रोका नहीं, खेल अभी बाकी है। बीरबल के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर खेल बाकी है तो अगला वार कहाँ होगा। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने फिर वही नीली रोशनी देखी जो पहले गायब होती फसल के खेतों में दिखती थी। लेकिन इस बार वो रोशनी राजधानी के पास के पहाड़ी इलाके से उठ रही थी, जहां कोई खेती नहीं होती थी। बीरबल ने तुरंत दीपक बुझाया और धीमे से कहा, अब खेल मैदान बदल चुका है। सुबह होते ही बीरबल अपने विश्वस्त सेवक रामू और 4 सिपाहियों को लेकर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, संकरी घाटियां, ऊंचे पेड़ और चारों ओर घना जंगल। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि पहाड़ी की तलहटी में एक पुराना मंदिर था, जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर के चारों ओर मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। बीरबल ने जमीन से मिट्टी उठाई, वही जानी पहचानी नीली चमक उस पर झिलमिलाई। रामू डरकर बोला, हुजूर, ये तो वही जादुई मिट्टी है। बीरबल ने धीरे से कहा, जादू नहीं रामू, कोई ऐसी चीज है जो रोशनी देती है, शायद कोई खनिज जिसे कोई प्रयोग में ला रहा है। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर अजीब निशान बने थे, गोले, त्रिकोण और रेखाएं। बीच में टूटी हुई मूर्ति थी और उसके नीचे से हवा ठंडी ठंडी निकल रही थी। बीरबल ने झुककर देखा, मूर्ति के नीचे एक गुप्त रास्ता था। बीरबल और उनके सिपाही उस रास्ते से नीचे उतरे। सीढ़ियां संकरी थी और अंधकार गहरा। कुछ कदम नीचे जाने के बाद मशालें जलाईं। रास्ता एक बड़ी सुरंग में खुला और सामने जो दृश्य था वो देखकर सब दंग रह गए। वहां दर्जनों लोग मशीनों जैसे औजारों से कुछ खुदाई कर रहे थे। दीवारों में नीली रोशनी वाली मिट्टी जमी हुई थी। उन लोगों ने उसे तोड़कर बोरों में भर रखा था। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, अब समझ आया, ये नीली रोशनी कोई जादू नहीं, बल्कि कोई कीमती पदार्थ है, शायद वही जिससे खेतों की फसलें गायब की जाती थी। रामू ने पूछा, लेकिन इसका कोई क्या करेगा हुजूर? बीरबल ने कहा, शायद यही पदार्थ मिट्टी की ऊर्जा सोख लेता है। अगर इसे खेत में डाला जाए तो पौधे सूख जाते हैं, लेकिन कोई इसे फायदेमंद तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, शायद शक्ति या हथियार के रूप में। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कौन है वहां? सिपाही ने तुरंत मशाल बुझाई, पर देर हो चुकी थी। कुछ लोग उनके पीछे दौड़े। लड़ाई हुई। बीरबल किसी तरह बाहर निकल आए, मगर एक सिपाही वही पकड़ा गया। महल लौटकर बीरबल ने वो मिट्टी अकबर को दिखाई। अकबर ने उसे देखा तो बोले, ये तो चमकती है जैसे चांदनी, क्या ये कोई धातु है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मिट्टी ऊर्जा सोख लेती है। अगर इसे खेत में डाला जाए तो फसलें मर जाती हैं, लेकिन जिस हाथ में इसे रखा जाए उसमें अजीब गर्माहट आती है, यानी ये ऊर्जा खींचती भी है और देती भी है। अकबर सोच में पड़ गए, तो इसका मतलब कोई इस पदार्थ का इस्तेमाल राज्य के खिलाफ करना चाहता है। बीरबल ने सिर झुकाया, हां, और उस साजिश का सिरा अब्दुल रहमान तक जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो इसे कहां और क्यों जमा कर रहा है। अगली सुबह एक सिपाही भागता हुआ आया, हुजूर, वो सिपाही जो पकड़ा गया था, अब्दुल रहमान के आदमियों ने वापस भेज दिया है। बीरबल ने तुरंत कहा, उसे अंदर लाओ। सिपाही कांप रहा था, चेहरा पीला, आंखों में डर। उसने कहा, हुजूर, वो लोग मंदिर के नीचे कुछ बड़ा बना रहे हैं, जैसे कोई भट्ठी। उन्होंने कहा कि वो नीली मिट्टी से आकाश जैसी आग निकालेंगे, और अब्दुल रहमान कह रहा था कि जब आग गिरेगी तब अकबर का राज राख होगा। अकबर ने मुट्ठी भींच ली, ये तो राजद्रोह है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
जहां पनाह जल्दबाजी न करें। हमें जानना होगा कि वो कब वार करने वाला है। कुछ दिनों तक राजधानी में सब सामान्य रहा, मगर एक रात दरबार के पहरेदारों ने देखा कि महल के पीछे की झील में नीली चमक उठी। सैनिक दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस पानी में कुछ तैरता दिखा, जैसे किसी ने गुप्त जहाज चलाया हो। अगली सुबह बीरबल ने झील का निरीक्षण किया। झील के किनारे मिट्टी पर पहियों के निशान थे और कुछ अजीब सी धातु के टुकड़े। बीरबल ने उन्हें देखा और कहा, यह साधारण चीज नहीं, इन्हें राजधानी में कोई नहीं बना सकता। यानी रहमान अब भी यही है और पानी के नीचे छिपा हुआ है। रामू ने कहा, पानी के नीचे? यानी वो सुरंग झील तक जाती है? बीरबल ने सिर हिलाया, हां, और अब हमें वही जाना होगा। अगली रात बीरबल और उनके 3 सबसे विश्वसनीय सिपाही नाव लेकर झील में उतरे। चांदनी में झील का पानी नीला चमक रहा था। अचानक नाव हल्की सी हिली, जैसे नीचे कुछ चला हो। बीरबल ने देखा, पानी के नीचे कुछ रोशनी थी, वही नीली चमक। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। झील के बीचों बीच एक चट्टान थी। बीरबल ने उसमें छेद देखा और जैसे ही मशाल डाली, नीचे लोहे का दरवाजा दिखा। उन्होंने उसे खोला और भीतर उतर गए। अंदर एक गुफा थी, विशाल, रोशनी से भरी, और चारों ओर नीली मिट्टी के ढेर। बीच में अब्दुल रहमान खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मिट्टी में थी। रहमान ने बीरबल को देखते ही ठंडी हंसी हंसी। आखिर आ ही गए तुम। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, रहमान, ये सब क्यों कर रहे हो? तुम दरबार के अधिकारी थे, अकबर का विश्वास पात्र, फिर ये गद्दारी क्यों? रहमान बोला, क्योंकि अकबर ने मुझे भुला दिया। सालों तक उसकी छाया में रहा, लेकिन नाम सिर्फ तुम्हारा हुआ, बीरबल। अब मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरा नाम सदियों तक लिया जाएगा, चाहे डर से ही सही। उसने एक बर्तन में नीली मिट्टी डालकर मशाल लगाई। तुरंत तेज नीली आग उठी, जो हवा में उठकर दीवारों को छूने लगी। देखो, ये है मेरी आकाश की आग। इससे मैं बादलों को भी जला सकता हूं। बीरबल ने गहरी सांस ली। तुम्हारी आग तुम्हें ही जला देगी, रहमान। रहमान बोला, अगर मुझे जलना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरी राख तुम्हारे साम्राज्य को निगल जाएगी। उसी पल उसने एक लीवर खींचा और गुफा की दीवारें हिलने लगी। नीली आग चारों ओर फैलने लगी। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, नीली मिट्टी के ढेरों पर पानी डालो। वे झील का पानी भर भर कर फेंकने लगे। धीरे धीरे आग मंद हुई, लेकिन रहमान भागने लगा। रामू ने उसका पीछा किया, पर वो फिर एक सुरंग में गायब हो गया। गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि झील का पानी उबल रहा है। बीरबल बोले, ये मिट्टी पानी को भी गर्म कर रही है। अगर ये झील फटी तो पूरी राजधानी डूब जाएगी। सिपाही घबरा गए। बीरबल ने कहा, सब लोग किनारे की तरफ नावें ले जाओ और लोगों को सतर्क करो। मैं यही रहूंगा। रामू ने कहा, हुजूर, अकेले मत जाइए। बीरबल मुस्कराए, राज्य की रक्षा कोई अकेलापन नहीं, जिम्मेदारी है। वे गुफा में लौटे और रहमान की छोड़ी मशाल उठाई। उन्होंने आग के केंद्र को देखा। वहां एक धातु का यंत्र था जो मिट्टी से जुड़ा हुआ था। बीरबल ने उस पर पानी डाला और लीवर तोड़ दिया। आग बुझ गई। झील शांत हो गई। सुबह राजधानी में सब लोग बीरबल की जय बोलने लगे। अकबर ने उन्हें गले लगाया, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद हमारा राज्य राख हो जाता। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आग बुझ गई है, पर राख अब भी धुआं दे रही है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल ने कहा, रहमान मरा नहीं है। उसकी चाल वही खत्म नहीं हुई। उसने अपने साथ कुछ मिट्टी ले ली थी और वो अब भी कहीं छिपा है, शायद किसी नए रूप में। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या ये खतरा फिर लौटेगा? बीरबल ने धीरे से कहा, खतरे लौटते नहीं, बस जगह बदलते हैं। कुछ दिन बाद
राजधानी में सब सामान्य दिखने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। पर एक रात बीरबल अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। आसमान में बादल छाए थे। अचानक महल की सबसे ऊंची मीनार के ऊपर एक नीली चमक उठी, वही जैसी पहले थी। रामू भागता हुआ आया। हुजूर, मीनार पर कोई है और उसके हाथ में वही मिट्टी चमक रही है। बीरबल तुरंत बाहर निकले, मगर जैसे ही वे पहुंचे वहां कोई नहीं था। बस पत्थर पर खुदे शब्द थे। आग बुझ गई, पर राख अब भी सांस ले रही है। बीरबल कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने आसमान की ओर देखा। नीली चमक धीरे धीरे बादलों में घुल रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में चिंता भी। लगता है रहमान अब परछाई नहीं, तूफान बन चुका है। राजधानी अब कुछ हटकर थी। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर बीरबल की आंखें शांति नहीं पाती थी। पिछले घटनाक्रम के बाद भी उनके मन में एक बेचैनी रह गई थी। रहमान, जो कभी दरबार का भरोसेमंद अधिकारी था, कहीं भाग गया, पर उसके किए हुए कामों की गूंज अभी भी चारों ओर सुनाई दे रही थी। बीरबल समझते थे कि जब कोई बड़ा षड्यंत्र जम ले चुका हो, तो वो एक बार पकड़ा भी जाए तो टूट कर रह नहीं जाता। उसके बूंदे कहीं और जम जाते हैं। कई दिनों की तफ्तीश के बाद भी राजधानी के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। अनजानी किस्म की मिट्टी के ढेर अचानक कहां से आ जाते, कुछ घरों के दरवाजों के पास पुराने निशान मिल जाते, और कभी कभी लोग ये महसूस करते कि किसी ने रात को उनके आंगन में खड़ी चीजों को बिना छुए बदल दिया हो। लोग कहते ये सब वही परछाइयां कर रही है, पर शहर के समझदार लोग मुस्कुराकर कहते, परछाइयां किस काम की? असली हाथ कहाँ है? बीरबल ने सोचा, असली हाथ किसी औरा में नहीं, लोगों के भीतर होते हैं, और जहां लोग दुअखी हों, वहां षड्यंत्र का बीज आसानी से अंकुर ले लेता है। कई महीनों तक बीरबल और कुछ भरोसेमंद सैनिक गुप्त रूप से काम करते रहे। वे राजधानी के छोटे छोटे गांवों में गए, मेलों में घुसे और लोगों से मिले। इसी दौरान उन्हें कुछ छोटे संकेत मिले, कुछ अभिलेख, कुछ पुराने खाता भी के पन्ने और एक दो पत्र जिन पर रहस्यमयी इशारे बने थे। पत्रों में स्पष्ट शब्द कम और संकेत ज्यादा थे। गायब हुए अनाज के ब्यौरे, यात्राओं के समय और कुछ जगहों के नाम जिन्हें आम भाषा में लिखा नहीं गया था। बीच में 3 अलग अलग जगहों से एक ही बात सामने आई। वहां कुछ व्यक्ति थे जो दूसरों की सुनते नहीं थे, पर चुपचाप काम करते थे। वे बहुत साधारण दिखते थे, रास्ते के दुकान वाले, चरवाहे या किसान, पर उन लोगों की आंखों में अविश्वसनीय दृढ़ता और योजनाबद्ध ठहराव था। बीरबल ने महसूस किया, ये कोई बेतरतीब गिरोह नहीं, ये किसी व्यवस्थित ढांचे जैसा है। एक बार बीरबल एक चाय की दुकान पर बैठे थे, तब उस दुकान के मालिक ने उनसे पूछा, साहब, क्या आप कभी ध्यान से सुनते हैं, जिस तरह लोग रात में कुछ बातें करते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों? दुकानदार ने धीरे से कहा, क्योंकि कभी कभी वे अपनी ही बातें भूल जाते हैं, और जब वे भूलते हैं तो कोई उन्हें याद दिलाता है, अपने हिसाब से। ये बात बीरबल के मन में घर कर गई। वो समझ गए कि ये गिरोह सिर्फ अनाज चुराने तक सीमित नहीं है, ये लोगों की यादों और भरोसे को भी बदल रहा है। एक शाम बीरबल के पास राजधानी के एक बूढ़े नौकर ने आते हुए बताया कि कभी किसी घर के पुराने रजाई के नीचे एक नक्शा मिला है। नक्शे पर कई छोटे छोटे गोले और रेखाएं बनाई थी, और बीच में एक बड़ा सर्कल जिस पर कोई चिन्ह खरोंचा हुआ था। नक्शे के किनारे कुछ शब्द थे, पर वे धुंधले थे, जैसे किसी ने पानी से मिटाया हो। बीरबल ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा किसी स्थान का नहीं, बल्कि एक नेटवर्क जैसा था, एक के साथ कई जुड़े हुए। बीरबल ने कहा, यह नक्शा किसी जाल का है। यह दिखाता है कि किस किस को किसके साथ जोड़ा गया है। इस बात का अर्थ स्पष्ट था। अब्दुल रहमान ने अकेले काम नहीं किया, उसने लोगों की सहायता से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। और यह नेटवर्क केवल चोरी तक नहीं, बल्कि लोगों को प्रभावित करने
और उन्हें अपने पक्ष में करने की क्षमता रखता था। बीरबल समझ गए, अब उन्हें सिर्फ जगहों की खोज नहीं करनी है, उन्हें लोगों के बीच की कड़ियों को तोड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक मुसाफिर आया। वो छोटा सा जवान था, कपड़े थोड़े पुराने पर आंखों में तेज था। उसने बीरबल से मिलने की जिद की। बीरबल ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि गांव में क्या देखा। मुसाफिर ने कहा, मैं कई जगह गया हूं, वहां के लोग मुझे कहते हैं कहानी सुनाओ, पर जो मैं सुनता हूं वही मेरे साथ भी हो रहा है। लोग रातों में अपने घरों से कुछ खो देते हैं और सुबह पाते हैं कि उनकी यादें जैसे बदल गई हों। बीरबल ने पूछा, तुम्हें किसने ये कहा? मुसाफिर बोला, किसी ने नहीं कहा, पर मैंने देखा। कुछ लोग जब कोई नया व्यक्ति आते हैं तो वे कुछ पल के लिए अटक जाते हैं और फिर वो नया व्यक्ति उन्हें कुछ अजीब बात बताकर चला जाता है। अगले दिन वे वही बात पूरे गांव को बता देते हैं और लोग उसकी सच्चाई मान लेते हैं। बीरबल ने सोचा, वो कौन है जो लोगों की यादों को बदल रहा है और कैसे? क्या ये केवल शब्दों का जाल था या कुछ और भी था? मुसाफिर ने एक चीज और बताई। वो अक्सर रात में रास्ता बदलकर एक छोटे से आश्रम के पास से जाता था, जहां साधारण दिखने वाले लोग अंदर जाते और चुपचाप बैठते। आश्रम के बाहर एक छोटी सी झील थी और झील की सतह पर अक्सर फिल्म जैसी झिलमिलाहट दिखती थी। मुसाफिर ने कहा कि उसने देखा था कुछ लोग झील के किनारे बैठकर देर तक चर्चा करते हैं और फिर चुपचाप लौट जाते हैं। ये जगह बीरबल के लिए नया संकेत थी। उसे लगा, शायद यही वो केंद्र है जहां से नेटवर्क का संचालन हो रहा है। बीरबल ने रामू और 2 सिपाहियों के साथ आश्रम की तरफ रुख किया। आश्रम बाहर से साधारण था, पत्थरों की दीवारें, एक छोटा आंगन और एक पुराना बरगद। अंदर कुछ पुरुष और महिलाएं बैठी दिखी, पर वे शांत थे। किसी का चेहरा ज्यादा उजागर नहीं था। बीरबल ने विनम्रता से पूछा कि ये कौन सी सभा है? आश्रम का मुखिया मध्यम आयु का साधु निकला। उसने कहा, यह स्थान विचार विनिमय का है। हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बीरबल ने आंखें टटोल कर देखी, पर साधु की आंखों में कुछ और ही था। वहां कोई आकर्षक बातें थी जो लोगों को अपने पास खींच रही थी। लोगों को यह समझना मुश्किल होता कि कब विचार विनिमय ठहराव में बदलकर आदेश बन जाता है। रात को आश्रम में एक सभा रखी गई थी। बीरबल चुपके से बैठ गए और सुना। पहले कुछ बातें सामान्य थी, खेती, मौसम, व्यापार, पर धीरे धीरे बातें बदल गई। लोग सुन रहे थे कि कैसे विरोध को कमजोर किया जाए, कैसे गांवों में डर और अविश्वास पैदा किया जाए। और जो सबसे खतरनाक था, सभा की पंक्तियों में कुछ ऐसे लोग थे जिनके भीतर परिवर्तन की गहरी ठहराव थी। वे रात के बाद सुबह में वही विचार फैलाते थे। बीरबल ने देखा कि साधु के पास एक छोटी सी पेटी थी जिस पर कुछ धूल जमी थी। पेटी से धीरे धीरे कुछ चकराते कागज निकाले जा रहे थे, निर्देश, स्थानों के नाम और संकेत। और हर निर्देश के साथ कोई एक शब्द बार बार लिखा जाता, गैरसमति मिटाओ। ये शब्द बीरबल के कानों में घुस गया। उन्होंने समझ लिया, ये आश्रम मात्र आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रशिक्षण केंद्र था जहां लोगों को मानवीय कमजोरियों का उपयोग करना सिखाया जा रहा था। बीरबल ने आश्रम के मुखिया को दबोचने की योजना बनाई, पर जैसे ही वे कुछ कदम बढ़ाए, कुछ लोगों की निगाहें जाग उठीं। सभा चुप हो गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमारे बीच आए हो, पर क्या तुम जानना चाहते हो कि हम क्यों करते हैं? बीरबल ने कहा, अगर आप सच में लोगों की मदद करते हैं तो आपका तरीका गलत क्यों है? साधु बोला, कभी कभी बदलाव के लिए कठोर उपाय चाहिए होते हैं। हम केवल दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अपने भीतर के भय और लालच के जरिए नियंत्रित किए जा सकते हैं। जब लोग कंट्रोल हो जाते हैं तब बड़े काम आसान हो जाते हैं। बीरबल ने देखा कि सभा के कई लोग साधु की बात सुनकर सहमते हैं। वे समझ चुके थे कि साधु का भाषण केवल झूठ नहीं, बल्कि अभ्यास था
लोगों को भय और लालच के द्वारा एक दिशा में मोड़ना। ये सोचकर बीरबल का मन कांप उठा। वे जानते थे कि ये सिद्धांत सिर्फ मन का खेल नहीं, ये क्षमता है जो किसी बड़े षड्यंत्र को जन्म दे सकती है। अन्य ओर बीरबल ने आश्रम के नक्शे का भी विश्लेषण किया। वहां कई छोटे छोटे रास्ते और छिपे हुए कक्ष थे। इन कक्षों में से एक में उन्होंने कुछ पुरानी डिब्बियां पाई। उनमें कुछ बीज, कुछ कागज और एक छोटा सा यंत्र था। यंत्र का काम स्पष्ट नहीं था, पर उस पर धूल से पके कुछ धब्बे थे, जैसे वक्त के साथ कोई रासायनिक या भौतिक चिन्ह रह गया हो। बीरबल ने मन ही मन समझ लिया, ये आश्रम सिर्फ विचारों का केंद्र नहीं, बल्कि संसाधनों और उपकरणों का भी केंद्र बन चुका था। समय के साथ बीरबल ने देखा कि कुछ आश्रम के लोग अलग भी सोचने लगे थे। उनमें से एक, जिसका नाम हरखा था, वो साधु की बातें सुना करता था पर भीतर से असहमत था। हरखा ने धीरे धीरे बीरबल से संपर्क बढ़ाया और बताया कि वो भी उन प्रयोगों से परेशान है। उसने देखा कि कुछ लोगों की जिंदगियां सचमुच बदल गई हैं। हरखा ने बताया कि आश्रम में नए आने वालों को पहले तन मन से थका दिया जाता, फिर धीरे धीरे उन्हें ये एहसास कराया जाता कि केवल वही सही है जो आश्रम कहे। फिर एक दिन जब उन्हें कोई नया काम दिया जाता, वे बिना सवाल किए वही कर देते। हरखा ने कहा, यह प्रक्रिया खौफ और थकान से काम लेती है, और जो थक जाता है वो अनुसरण कर लेता है। बीरबल ने हरखा से कहा, तो क्या तुम हमें दिखाओगे जहां ये लोग प्रशिक्षण देते हैं? हरखा ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। वे रात को गए और उन कक्षों को देखा जहां लोग अकेले बेहिसाब घंटों बैठे रहते थे। उन्हें अगल बगल के काम से अलग रखा जाता और उनके पास सिर्फ बातें और निर्देश होते। वहां धीरे धीरे उनके विचार बनते और वे बाहरी दुनिया से कटते चले जाते। हरखा का चुनाव जरूरी था। वो अब बीरबल के साथ रहेगा या वे साधु के साथ? हरखा ने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि और लोग टूटें। ये सुनकर बीरबल ने उसे अपनी सुरक्षा दी और कहा कि वे मिलकर इस जाल को काटेंगे। हरखा ने बीरबल को आश्रम के एक सुरक्षित कमरे में ले जाकर एक पराना खाता खोला। उस खाते में आश्रम के कामों के नाम, नेताओं के नाम और स्थानों की सूची थी। खाता बहुत पुराना था, पर हर पन्ने पर कुछ न कुछ नोट्स बनाए गए थे, जैसे किस समय किस गांव में किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और किस तरह से लोग प्रभावित हुए। बीरबल ने नोट्स पढ़े तो पाया कि आश्रम की पहुंच राजधानी तक है। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी इससे जुड़े थे। ये बात चौंकाने वाली थी। जो लोग सत्ता में बैठते हैं, वे स्वयं ही अपनी जड़ें काटने लगते हैं। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच साबित हुआ तो बहुत से भ्रष्ट फैले हुए होंगे जो राज के लिए खतरा बन सकते हैं। हरखा ने एक और चीज बताई। खाता के पन्नों के बीच एक नया नक्शा था। ये नक्शा पुराने नक्शे जैसा ही था, पर उसमें कुछ नई कड़ियां बन चुकी थी। उन कड़ियों के अंत में कुछ नए नाम थे, कुछ ऐसे जिनका बीरबल पहले नाम तक नहीं सुन पाया था। ये बात स्पष्ट कर रही थी कि रहमान का जाल बढ़ रहा है और वो अब केवल 14 गांवों का मोहरा नहीं रहा। ये अब एक राज्यमापी योजना बन चुकी थी। बीरबल ने निर्णय लिया, अब वो अकेले नहीं लड़ेंगे। उन्होंने राजधानी के कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को जोड़ा, पर यह काम नाजुक था। एक भी खबर फैलती तो आश्रम चेत जाएगा। इसलिए बीरबल ने रातों रात एक गुप्त योजना बनाई। वे आश्रम के प्रमुख कक्षों में छिपे दस्तावेज और यंत्र जब्त करेंगे और साथ ही उन लोगों को भी जब्त करेंगे जो जाल की कड़ी थे। एक तय दिन पर बीरबल ने कहा कि वे आश्रम में एक बड़ी सभा कराएंगे। विचार विनिमय के का वादा करके कई लोगों को बुलाया गया। उस सभा का मुख्य उद्देश्य था दिखाना कि वे लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पर यह सभा असली थी। बीरबल ने सिपाहियों को अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया था। हरखा अपनी भूमिका निभा रहा था। उसने साधु का ध्यान बांधा और बीरबल ने चुपके से उन कक्षों में जाकर दस्तावेज और यंत्र ढूंढ लिए। जैसे ही दस्तावेज हाथ लगे,
बाहर सिपाहियों ने हमला कर दिया और आश्रम की बारीकी से तलाशी ली गई। कई लोग पकड़े गए, कुछ भाग निकले। पर जिस चीज ने बीरबल को चौंकाया वो था, कुछ दस्तावेज गायब थे। वे वही दस्तावेज जो सबसे कीमती थे, जिनमें राजधानी के कुछ बड़े लेन देन और भरोसेमंद लोगों के नाम थे। बीरबल को एहसास हुआ कि आश्रम वाले केवल स्थानीय नहीं, बल्कि ऊंचे पदों तक पहुंच रखे हुए थे, और उन्होंने समय रहते दस्तावेज हटाकर अपनी तरह से संरक्षित कर लिया था। इस विफलता ने बीरबल को सिखाया, ये लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती जाएगी, इसे सूझबूझ और धैर्य से काटना होगा। कुछ हफ्तों बाद आश्रम में पकड़ाए गए कई लोगों ने पुलिस कस्टडी में कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि रहमान ने जिन लोगों को चुना था वे केवल नौजवान और भटकने वालों में से नहीं थे, बल्कि वे कुछ बुद्धिमान, प्रभावशाली और अमलदार लोग थे जो समाज में छिपकर बैठे थे। रहमान ने उन्हें समझाया कि वे समाज में जो भी अस्तित्व है वही व्यवस्था गलत है और उसे बदलना होगा। उसने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वे परिवर्तन के लिए बलिदान कर रहे हैं। यह सुनकर बीरबल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा, परिवर्तन का नाम लेकर भीड़ को जुटाना कितना खतरनाक हो सकता है। रहमान ने लोगों की बेचैनी, गुमनामी और उम्मीद को हथियार बना लिया था, और यह हथियार बहुत खतरनाक था क्योंकि उसे प्रतीत ही नहीं होने दिया जाता था। एक बंद कमरे में जब बीरबल अकेले बैठे, तब उसने सोचा, हमने कुछ काटा है पर जड़ें अभी भी गहरी है। रहमान के विचार कहीं और फल रहे होंगे। उसने रामू से कहा, हमें अब उन जगहों की पहचान करनी होगी जहां लोग मजबूर हैं, वहां से हम जड़ तक पहुंच सकते हैं। रामू ने कहा, हुजूर, पर यह काम बड़ा है, बहुत बड़े लोग इससे जुड़े हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हमें छोटे छोटे काम करके ही बड़े काम पर पहुंचना होगा, जैसे एक एक पत्ती हटाकर पेड़ का छेद दिखता है। आगे के महीनों में राज में कई छोटे छोटे विद्रोह हुए। बाजारों में हल्ला, गांवों में विरोध और कुछ जगहों पर अनियोजित आगजनी। पर हर बार जब सैनिक पहुंचे तब मामला शांत हो गया और लोग कहते, ये सब किसी बुरी ताकत की रचना थी। बीरबल समझ गया कि अब बदले की भावना और डर का मिलाजुला माहौल बन गया है। एक रात दरबार में अचानक जानकारी आई कि कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय अनाज भंडारों में फेरबदल हो रहा है। पर इस बार चोरी नहीं, बल्कि व्यवस्थागत बदलाव की तैयारी हो रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों में सुधार कर दिए गए हैं और नए नियुक्ति पत्रक गायब है। इसका मतलब था कि अगर सही समय आया तो सच को बदलकर नए अर्थ दिए जा सकते थे, और यह वही तकनीक थी जो आश्रम में सिखाई जाती थी। बीरबल ने देखा कि रहमान ने केवल लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया था, उसने कागजों, दस्तावेजों और प्रणाली को भी अपने पक्ष में मोड़ने की कला सिखा दी थी। और यह कला बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो दिखती नहीं, वो धीरे धीरे इतिहास को बदल देती थी। बीरबल को एक गुप्त संकेत मिला कि रहमान अब राजधानी के बाहरी जिले में एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा आयोजन जिसमें 100 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। सूचना मिली कि वहां पर कुछ ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे जिनसे लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी। बीरबल ने सोचा, यह ठीक वही मौका है जब रहमान अपनी असली मंशा दिखाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि वे सभा में छिपकर बैठेंगे और जब समय आएगा वे सच जाहिर करेंगे। पर इस बार उन्हें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। वे जानते थे कि केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा। लोगों के मनों में जो बोया गया है उसे भी समझाने की जरूरत होगी। सभा का दिन आया। वहां भीड़ थी, ठेले वाले, किसान, शहर के कामगार और कुछ प्रतिष्ठित लोग। रहमान का चेहरा अब भी गुमनामी के परे था, वो अभी भी कहीं छुपा हुआ प्रतीत होता था। सभा के बीच एक बड़ा मंच तैयार था। कुछ वक्त के बाद मंच पर एक आवाज आई। किसी ने कहा कि अब लोगों की भूख और गरीबी के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाएगा। भीड़ चौंकी और उसी क्षण बीरबल ने कदम रखा।
उन्होंने बिना किसी शोर के मंच पर आकर कहा, जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं उसके पीछे जो सच है वो कहीं और है। उन्होंने उन दस्तावेजों के अभिलेख पब्लिक किए जो बता रहे थे कि किस तरह से धन और राशन के बंटवारे में बदलाव किए जा रहे थे, पर साथ में उन्होंने दिखाया कि उन बदलावों का स्रोत कौन था। भीड़ के चेहरों पर किस्म किस्म के भाव उतरने लगे। रीढ़ टूटने जैसी चिल्लाहटें भी उठीं और कुछ लोग चुप हो गए। पर तभी मंच के पीछे से कुछ शोर हुआ। कुछ छिपे हुए लोगों ने बूटियां और पत्थर उछाले। भीड़ डर गई और भगदड़ मच गई। बीरबल ने देखा, रहमान ने पहले ही योजना बना ली थी कि अगर सार्वजनिक तौर पर सच सामने आया तो समर्थन पाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने माहौल को उग्र करने का कदम रखा था। भीड़ टूटकर भागी और बीरबल को अकेला छोड़ गया। पर बीरबल ने हार नहीं मानी। उसने समझा कि सच सुनाने के साथ साथ लोगों को फिर से जोड़ना होगा। बीरबल ने राजधानी के गली नुक्कड़ में जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। वे बैठते, बातें सुनते और धीरे धीरे लोगों को वही समझाने लगते जो असलियत थी। वे बताते कि कैसे किसी भी व्यवस्था में बदलाव के नाम पर लोग बंटे और कैसे सबका हित एक ही होना चाहिए। उन्होंने गांव-गांव जाकर फसलों के भंडार फिर से बांटे और लोगों के बीच न्याय का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। आश्रम के पकड़े गए कुछ लोगों ने भी सार्वजनिक तौर पर अपने अपराधों को स्वीकार किया और सरेआम माफी मांगी। पर बीरबल जानते थे कि ये पर्याप्त नहीं और भी गहरे घाव थे जो समय से ही भरेंगे। इसी बीच एक नई जानकारी आई। रहमान ने एक और योजना बना ली थी। इस बार उसने शहर के कुछ प्रतिष्ठित घरों में नीति के नाम पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया था, जहां कुछ चुने हुए लोग भाग ले रहे थे। और इन बैठकों का मकसद था सत्ता के भीतर घुसकर निर्णयों को धीरे धीरे बदलना। यह सुनकर बीरबल ने महसूस किया कि यह युद्ध केवल खुला संघर्ष नहीं था, यह मानवीय मन के भीतर का युद्ध था। और मन को जीतने का एक ही रास्ता था, सत्य दिखाना और लोगों के भीतर की अच्छाई को जगाना। एक रात बीरबल को राजधानी के पुराने पुस्तकालय में एक अजीब संकेत मिला। एक किताब के बीच में छुपा हुआ पत्र, जिस पर लिखा था, जो सच को बचाएगा वो पहले अपने आप को बचा ले। पत्र पर किसी का नाम नहीं था, पर उसमें कुछ पुरानी घटनाओं का उल्लेख था। उन घटनाओं में से कुछ बीरबल अब तक भूल चुके थे। पत्र में एक और बात थी, कुछ स्थानों के नाम जिनका संबंध पुराने व्यापार मार्गों से था। बीरबल ने समझा कि रहमान का जाल अब और बड़ा है। वो केवल स्थानीय नहीं, पर राज्य भर में फैल चुका है। बीरबल ने रामू से कहा, हमें अब सूझबूझ के साथ काम करना होगा। हर कदम सोचकर रखना होगा और सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या रहमान ने अपने शिष्यों में से किसी को किसी बड़े पद पर पहुंचाया है। रामू बोला, हुजूर, पर इतने बड़े लोग छिपे हों तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। बीरबल मुस्कुराए, कठिन तो होगा पर नामुमकिन नहीं। पर सबसे जरूरी बात, हमें लोगों का विश्वास बनाए रखना होगा। बिना लोगों के साथ के ये लड़ाई जद्दोजहद बनकर रह जाएगी। कई महीनों तक बीरबल और उनकी टीम ने काम किया। उन्होंने कई मामलों को सुलझाया, कई दस्तावेजों को सार्वजनिक किया और कई लोगों को राज्य के पक्ष में कर लिया। पर जैसे जैसे वे एक साजिश को नष्ट करते, वहां और भी गहरे जाल उभरते। रहमान का नेटवर्क हर बार एक नए रूप में उभरता। कभी वो एक विचार बनकर आता, कभी वो एक फैसले बनकर, तो कभी वो किसी नेता की उंगली में छुपकर काम करता। एक दिन बीरबल के पास अचानक खबर आई कि राजधानी के एक और बाहरी जिले में एक समूह तरह तरह की गतिविधियों में लगा हुआ है। वे स्कूलों में जाते, बच्चों को प्रभावित करते और उन्हें डर और भ्रम से दूर रखते। ये देख बीरबल को अजीब सा डर हुआ। अगर विचारों को बचपन से ही मोड़ा जाए तो अगली पीढ़ी बदल सकती थी। बीरबल ने रामू की तरफ देखा, हमें फिर से चलना होगा। रामू ने जवाब दिया, हुजूर, पर क्या यह कभी खत्म होगा? बीरबल ने ठंडी सांस ली और कहा, अभी के लिए नहीं, पर हम लड़ते रहेंगे।
हर बार जब हम एक परछाई काटेंगे, दूसरी जगह एक नई परछाई उगेगी। पर इससे फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो ये है कि हम हर बार लोगों के साथ खड़े होंगे। शहर के कोने कोने में लोग फिर से लौट रहे थे, पर कुछ जगहों पर अभी भी परछाइयां हंस रही थी, और कहीं कहीं उन परछाइयों का एक नया चेहरा भी दिखा। बीरबल ने आखिरी बार रात में महल की दीवार से बाहर देखा। आकाश में बादल थे और हवा में दूर कहीं किसी गायक की धुन गुम रही थी। उन्होंने सोचा, कभी कभी सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है, और वहीं सही और गलत का फैसला लोगों के भीतर ही बसा होता है। वे लौटकर अपने कमरे में गए, पर उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वे जानते थे कि ये लड़ाई लंबी है, पर वे पीछे नहीं हटेंगे। राजधानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले डर था, वहां अब धीरे धीरे शांति लौट रही थी। पर बीरबल जानते थे, जब तक किसी बुराई की जड़ पूरी तरह काटी न जाए, तब तक उसका बीज मिट्टी में पड़ा रहता है। कई महीनों की खोज और संघर्ष के बाद रहमान का जाल लगभग टूट चुका था। उसके अनुयायी पकड़े गए, आश्रम बंद हुआ, दस्तावेज जब्त कर लिए गए। लेकिन फिर भी बीरबल के मन में एक प्रश्न था। अगर रहमान मारा नहीं गया, तो वो कहाँ है? एक रात बीरबल को एक पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं और अब आखिरी सत्य जानने का समय आ गया है। नीचे हस्ताक्षर था, रहमान। बीरबल मुस्कुराए। तो अंत अब शुरू होता है। अगले ही दिन बीरबल अकेले ही निकल पड़े। पत्र में एक पुराना स्थान लिखा था, सुगंधगढ़, जो कभी राज्य का गोदाम हुआ करता था। अब वो वीरान था, वहां कोई नहीं जाता था। जब बीरबल वहां पहुंचे तो हवा में धूल और सन्नाटा था। दीवारों पर झाड़ियां उगाई थी। भीतर कदम रखते ही एक पुराना घंटा अपने आप बज उठा। टन, जैसे किसी ने उन्हें पहचान लिया हो। बीच में एक बड़ा कमरा था, जहां दीवार पर पत्थर से बना नक्शा लटका था। उस नक्शे में राज्य के सभी प्रमुख गांवों के नाम थे, और हर नाम पर लाल निशान बना था। बीच में एक गोला, और उस पर लिखा था, योजना, परछाई का साम्राज्य। बीरबल ने उस गोले पर हाथ फेरा। वो जगह खोखली थी। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, सालों पहले जब फसलें गायब हुई, वो महज शुरुआत थी। असली उद्देश्य था लोगों को विभाजित करना, डर और भ्रम से। जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा खो देते हैं, वही सत्ता गिरती है। बीरबल की आंखों में चमक आई। यानी रहमान का मकसद सिर्फ सत्ता पलटना नहीं था, वो लोगों के मन बदलना चाहता था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही बीरबल को एक आवाज सुनाई दी, वही पुरानी, भारी और ठंडी, आखिर आ ही गए, बीरबल। रहमान सामने खड़ा था, उम्र से झुका हुआ, पर चेहरा वैसा ही तीखा। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं, बल्कि थकान थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब ये सब खत्म करो। रहमान हंसा, खत्म? बीरबल, तुम्हें अब भी नहीं समझ आया। मैं कुछ पाने के लिए नहीं लड़ा। मैं बस ये साबित करना चाहता था कि इस राज्य की नींव कमजोर है। लोगों के बीच फर्क डालना कितना आसान है। बीरबल ने कहा, पर तुम भूल गए, रहमान, फर्क डालना आसान है, पर उसे टिकाना नहीं। लोग भटक सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। रहमान बोला, और तुम सोचते हो मैं अकेला था? इतना कहते ही दीवारों के पीछे से कई लोग बाहर आए। कभी किसान, कभी व्यापारी, कभी सैनिक रहे लोग। सब वही जिनका कभी बीरबल ने न्याय किया था, पर जिनमें कुछ नाखुश थे। रहमान ने कहा, देखो, यही लोग तुम्हारे राज्य के अंदर हैं, और ये वही है जो अब तक परछाई बनकर तुम्हारे साथ थे। बीरबल ने चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर दुख था, पर डर नहीं। अगर तुम सच में इन्हें बदल चुके होते, तो ये आज मेरे सामने खड़े न होते, मेरे खिलाफ होते। लेकिन देखो, इनमें से कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा। सचमुच
उन लोगों ने झुककर सिर नीचे कर लिया। वे रहमान के साथ खड़े तो थे, पर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। बीरबल ने कहा, रहमान, यही तेरी हार है। तूने लोगों को डराया, पर जीता नहीं। रहमान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम नहीं जानते बीरबल, जब मैं दरबार में था, तब मैं सच्चाई पर काम करना चाहता था। पर वहां हर बात में राजनीति थी, हर काम में स्वार्थ। मैंने देखा कि सच्चे लोग भूखे मरते हैं और झूठे ऊंचे आसन पाते हैं। तब मैंने सोचा, अगर व्यवस्था सड़ चुकी है, तो उसे गिराना ही एकमात्र उपाय है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और उसे गिराने के लिए तुमने निर्दोषों की फसलें लूटीं, भूख बढ़ाई, डर फैलाया। रहमान बोला, हां, क्योंकि लोगों को तभी जगाया जा सकता है जब उन्हें दर्द हो। बीरबल ने कहा, दर्द जगाता है, पर विध्वंस नहीं। तूने लोगों को जगाया नहीं, तूने उन्हें एक दूसरे से अलग किया। रहमान मुस्कराया, फिर भी तुम मुझे रोक नहीं पाए। मैं हारूंगा भी तो जीत मेरी होगी, क्योंकि तुम ये मान चुके हो कि मैं सच्चा था। बीरबल आगे बढ़े, बोले, सच्चाई की राह एक ही होती है, जिसमें किसी और का नुकसान न हो, और तेरी राह खून और भूख से होकर जाती है। ऐसे सत्य की कोई जीत नहीं होती। रहमान ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, शायद तुम सही हो बीरबल, पर अब देर हो चुकी है। मैंने जो शुरू किया, उसे अब रोका नहीं जा सकता। बीरबल ने कहा, क्या रोका नहीं जा सकता? रहमान ने इशारा किया। कमरे के बीच में एक पत्थर की परत के नीचे एक यंत्र था, जो धीरे धीरे गूंज रहा था। बीरबल ने झुककर देखा। वो यंत्र पुराने लोहों से बना था, जो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। रहमान ने कहा, यह मेरी आखिरी चाल है। जब यह फटेगा, तो तहखाना ढह जाएगा, और मेरे साथ ये सब भी। पर बाहर निकलने का रास्ता अभी भी है, जो तुम्हारे पीछे है। जाओ बीरबल, ये अब तुम्हारा युद्ध नहीं। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर ये युद्ध मेरा नहीं, तो किसी का भी नहीं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस यंत्र की ओर बढ़े। रहमान ने हाथ फैलाया, मत छुओ। अगर इसे छेड़ा, तो ये तुरंत फट जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच्चाई के लिए मरना पड़े, तो वो सौदा बुरा नहीं। उन्होंने तलवार से यंत्र को काट दिया। एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। सारे कमरे में धूल भर गई। जब धूल छटी, रहमान जमीन पर गिरा पड़ा था। यंत्र टूट चुका था, पर फटा नहीं। रहमान ने आंखें खोली और बीरबल की ओर देखा। तुमने रोक दिया, बीरबल ने कहा, क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहता था, मैं बस खत्म करना चाहता था। रहमान ने धीमी सांस ली। मुझे अब सुकून है। शायद तुम वही हो जो मैं बनना चाहता था। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली। बीरबल ने अपने सिपाहियों को बुलाया। रहमान के शरीर को बाहर लाया गया। राजधानी में अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में कोई रहमान नहीं रहेगा, न किसी नाम से, न किसी रूप में। ये लड़ाई बीरबल की नहीं थी, ये हमारी आत्मा की थी, और हमने उसे पा लिया। भीड़ में सन्नाटा था। लोगों की आंखों में मिश्रित भाव थे, दुख, राहत और गर्व। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां डर खत्म होता है, वहां सच्चाई जन्म लेती है। रहमान का अंत सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक विचार का अंत है। वो विचार जो लोगों को बांटता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। राज्य को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी। कुछ दिनों बाद राजधानी पूरी तरह सामान्य हो गई। लोग फिर से खेतों में लौटे, बच्चे गलियों में खेलने लगे। आश्रम बंद कर दिया गया। उसकी जगह अब एक विद्यालय बना दिया गया, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि विचार अगर सच्चे हों, तो उनमें विनाश नहीं होता। बीरबल ने एक दिन उस जगह का दौरा किया। दीवार पर रहमान की पुरानी उकेरी हुई पंक्ति थी, लोगों को जागने के लिए दर्द चाहिए। उसके नीचे बीरबल ने खुद लिखा, नहीं रहमान,
लोगों को जागने के लिए प्यार चाहिए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। जहां कभी डर था, वहां अब जीवन लहरा रहा था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कोई परछाई नहीं बची। और वो धीरे धीरे महल की ओर लौट चले, जहां अकबर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी नजरें मिलते ही बस एक वाक्य गूंजा, जहां सच्चाई होती है वहां रहस्य टिक नहीं पाते। और इसी के साथ खत्म हुई अकबर, बीरबल और परछाई का साम्राज्य, जहां हर रहस्य खुल गया, हर छाया मिट गई और बुद्धि, करुणा और न्याय की विजय हुई।